अच्छा भाई, हम ये बात कर रहे थे कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ पोल और इधर जो है वो पूरा साउथ पोल है, ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ में जो फील्ड डेवलप हुई हुई है वो फील्ड तो हमेशा किस तरह से डेवलप होगी? नॉर्थ टू साउथ, मतलब वर्टिकल फील्ड जो है वो यहाँ पे डेवलप हो रही है, ठीक है। अगर फील्ड वर्टिकली नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, ठीक है, और कॉइल को रखे अगर हम परपेंडिकुलर, कॉइल है या कंडक्टर है जैसे भी है, गिल्वानोमीटर लगा हुआ है इसमें नहीं लगा हुआ, अगर कॉइल को हम फील्ड से परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे अगर ट्रेवल करवा रहे हैं, तो ऐसे केस में जो ईएमएफ डेवलप होना चाहिए वो ईएमएफ कौन सा होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल हम कॉइल रखते हैं यहाँ पे और कॉइल को रख के अप एंड डाउन मूव कराना शुरू कर देते, तो भाई ऐसे केस में या तो एंगल बनता 0 डिग्री या फिर बनता 180 डिग्री। अगर हम कॉइल को नीचे की तरफ ला रहे हो, नॉर्थ टू साउथ कॉइल की भी मूवमेंट कर रहे हो, तो डाउनवर्ड लाते हुए यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। और अगर फॉर एग्जाम्पल इसी कॉइल को मूव करा के हम अपर लेके जा रहे हो, तो एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री, ठीक है। और अगर साइन 0 डिग्री निकालें या साइन 180 डिग्री निकालें, तो दोनों कितने होते हैं? 0। यानी ऐसे केस में जब कॉइल फील्ड से पैरेलल मूव कर रहा हो, तो ऐसे केस में यहाँ पे वैल्यू भी 0 आ रही होती है और ईएमएफ भी हमेशा जो है वो ऐसे केस में मिनिमम होता है। तो ऐसे केस में ईएमएफ हमेशा मिनिमम और 0 है, और परपेंडिकुलर वाली कंडीशन में यहाँ पे जो ईएमएफ है वो यहाँ पे हमेशा मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो जब भी कॉइल फील्ड से परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम। और अगर कॉइल फील्ड से पैरेलल मूव करेगा तो इसका मतलब है ईएमएफ जो है वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जो मोशनल ईएमएफ था, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला अभी क्या बताया था? माइनस वी बी एल साइन थीटा। चलो ये ऑप्शन ए बन गया। एक फॉर्मूला और भी बना हुआ है जिसमें वी बी एल साइन थीटा लिखा हुआ है। एक ऑप्शन और भी है जिसमें माइनस वी बी एल साइन थीटा लिखा हुआ है। या फिर डी जो है वो हम इस तरह से लिख देते हैं कि ईएमएफ इज इक्वल्स टू वी बी एल साइन थीटा। तो मोशनल ईएमएफ के कुछ पर्टिकुलर रिलेशन हमने लिखे, और नन ऑफ देम, या ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसका मतलब है इन्हीं में से कोई सही है। तो इसमें से कौन सा रिलेशन मोशनल ईएमएफ का सही रिलेशन होना चाहिए? हमने कहा ना ये सब मोशनल ईएमएफ के रिलेशन है। मैं कैलकुलेशन न्यूमेरिकल की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो अभी सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि भाई इस तरह की कंडीशन डेवलप हो रही है कि मोशनल ईएमएफ डेवलप हुआ है। तो मोशनल ईएमएफ अगर डेवलप हो रहा है तो उसके लिहाज से ईएमएफ का कौन सा फॉर्मूला सही होना चाहिए? क्लियर है? ज्यादा ब्लर तो नहीं हो रहा? रीडेबल तो है ना? बस सही है फिर। अंदाजा लगाएं क्या होना चाहिए फॉर्मूला। बोले बोले। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। भाई जस्टिफाई भी करना पड़ेगा आंसर को। ये वाला थोड़ी चल रहा ना, चूज द करेक्ट आंसर में इन पेन 71 वाला, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों ने बोला कि ऑप्शन ए सही है। हो सकता है ऑप्शन ए सही हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ऑप्शन ए कितने लोगों को सही लग रहा है? हैंड रेस करिएगा। हैंड रेस तो करना पड़ेगा। बस आपको ही सही लगा था। जी, ऑप्शन बी कितने लोगों को सही लग रहा है? किसी को भी नहीं? ऑप्शन सी। भाई सवाल अटेम्प्ट करना है, मतलब ऐसा नहीं है कि बस बैठ के टीवी देखते रहे। ऑप्शन सी 2 लोगों को, 3 लोगों को सही लगा। अक्सरियत का फैसला अक्सर गलत होता है मगर हमेशा तो गलत नहीं होता। ऑप्शन डी। बेटे बहुत सारे लोग क्या मूवी देखने के लिए मूवी लगा दें, मतलब बैठे हुए देख रहे हैं, हाँ नहीं कुछ भी नहीं बस। दूसरे लोग नारे लगा रहे हैं ना, हम बस जलसे में आ गए काफी है। ऐसा थोड़ी होता। आंसर तो करना पड़ेगा। जी। फ्रंट पे बैठ के क्या करें, मजबूरी है। बताना तो पड़ेगा आंसर क्या लग रहा है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बस ऐसे ही बता दो। ऑप्शन ए लग रहा है। ठीक है। जी बच्चे बराबर में, आपको क्या लगता है? ए सही है। जी बेटा, आपको आपने तो ए ही मार्क करवाया था ना। बच्चे बराबर में। ऑप्शन ए। अक्सरियत मेजॉरिटी बदल गई भाई।
जी बच्चे, सी। चलें, बराबर हो गए। ऑप्शन ए। अच्छा, आपने भी सी बोला है। जी बच्चे, सी। बराबर में। सी। जी, सी। क्या बात है। ऑप्शन सी। भाई जरा खामोशी से बैठे, लोगों को गलत बताने तो दें। जी, ऑप्शन सी। जी, ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी पहला किसने बताया था जनाब? तो जरा एक्सप्लेन तो करें कि ऑप्शन सी सही क्यों है। एग्जैक्टली exactly. सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है कि भाई यहाँ पे कैपिटल भी आ रहा है, बच्चे जरा बोर्ड पे देखें। यहाँ पे कैपिटल भी आ रहा है, कैपिटल भी तो वोल्टेज का होता है या वॉल्यूम का होता है। यहाँ पे स्मॉल भी आ रहा है। एप्टीट्यूड टेस्ट में बिल्कुल दिमाग आंखें सब खुली रख के देखना है कि भाई कहाँ पे माइनर माइनर सी मिस्टेक हो रही है। कहीं पे तो ऐसा लगता है बहुत सारे लोग ना इस तरह के क्वेश्चन में पिक्चर खींच के भी भेज रहे होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में कि सर ये तो ऑप्शन गलत है, इसमें तो दो ऑप्शन एक जैसे हैं। उनको नजर नहीं आ रहा कि भाई एक छोटा भी बना हुआ है एक बड़ा भी बना हुआ है। अपना कंसंट्रेशन वाला काम नहीं, दूसरे का फॉल्ट निकालो। ठीक है, तो खैर मेरा उनसे ज्यादा ताल्लुक ही नहीं होता। मगर भाई ऑप्शन सी जो है वो सही होने की वजह क्या, वेलोसिटी वाला भी है, स्मॉल भी है, इसमें वोल्टेज वाला भी नहीं है। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो उसका सही आंसर होना चाहिए। सब लोगों ने जो सही आंसर किया होगा यकीनन यही सोचकर ही किया होगा। ठीक है, कुछ और तो नहीं किया होगा सोच के। अच्छा, अब फॉर्मूला तो बन गया हमारे पास -VBL साइन थीटा। और जब भी कोई फॉर्मूला हम किसी न्यूमेरिकल में यूज करते हैं तो नेगेटिव साइन यूज नहीं होता। जब फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यूज होता है तो नेगेटिव साइन तो यूज नहीं होता। ठीक है, इसका एक सवाल बुक से रिलेटेड है और ये एप्टीट्यूड टेस्ट में भी आता है। शायद आप लोगों ने सवाल किया भी होगा। बताया गया कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका वर्टिकल कंपोनेंट, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट 10 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -1 है। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -1 टेस्ला के बराबर। ठीक है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो डेवलप हो गई। यहाँ पे एक एरोप्लेन मूव करता हुआ आ रहा है। एरोप्लेन ये सामने से देखने पे ऐसे लग रहा है, ठीक है, ऐसे ही है। एरोप्लेन जो मूव करता हुआ आ रहा है इसके विंग स्पैन की लेंथ बताई हुई है यहाँ पे 100 मीटर के बराबर। विंग स्पैन की लेंथ 100 मीटर के बराबर है। ठीक है, और ये मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये एरोप्लेन है तो मेटालिक ना, मेटल है, और क्रॉस करता हुआ आ रहा है अर्थ की सरफेस पे भी, रनवे पे नॉर्मली ट्रेवल करता हुआ आ रहा है। तो भाई चेंज इन फ्लक्स तो आएगा ना, चेंज इन फ्लक्स तो आएगा। इसका मतलब है कुछ ईएमएफ भी डेवलप होगा। वही पूछा जा रहा है कितना ईएमएफ डेवलप होगा। ईएमएफ की वैल्यू मालूम करनी है। बराए मेहरबानी मोबाइल को साइलेंट पे कर दीजिएगा ताकि आप भी पढ़ें और दूसरे लोगों का भी दिल लगे पढ़ाई में। ईएमएफ की वैल्यू सही है 1000। अच्छा भाई, एक आंसर आ गया 1000। बाकी लोग सिर्फ देखेंगे बोर्ड को। नहीं, बोर्ड पे तो कुछ भी नहीं, आंसर बताया लोगों ने 1000। अभी आंसर 1000 कैसे आ रहा है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करके बताया ना, कैलकुलेटर की जरूरत तो नहीं है। अच्छा, कैलकुलेशन कैसे की? फॉर्मूला कौन सा यूज किया? ईएमएफ इज इक्वल्स टू VBL साइन थीटा। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी रखी? 10। बी की वैल्यू? शाबाश। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल 10 × 10 के और -1 है, डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते तो क्या होता? 10 कैंसिल हो जाता, वैल्यू कितनी होती? 1। ठीक है, विंग स्पैन की लेंथ कितनी है यहां से लेकर यहां तक? विंग स्पैन की पूरी लेंथ गिवन है यहाँ पे 100 मीटर के बराबर। एंगल विंग स्पैन और मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल थी। क्लियर पता चल रहा है कि इनके बीच में एंगल कितना है? 90। और साइन
90 कितना होता है? 1। साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 90 1। साइन 45 0.1/√2। और फ्रैक्शन में मतलब वो डेसिमल प्लेसेस में याद होना चाहिए। प्री मेडिकल वालों को याद करना है, मैंने पहले ही बताया था कि प्री मेडिकल वालों को साइन, कॉज, टेन की जरूरत नहीं है। साइन कॉस की वैल्यूज याद होनी चाहिए। मैं अपने तौर पे सही बातें बताता रहूं ना, दूसरे करे नहीं करे, कम से कम मैं तो अपनी जवाबदारी से सुबकदोश हो जाऊं, उसको उर्दू में बोलते हैं। तो भाई मैंने बताया था कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हम लोग खामोश हो गए, आप कर लें बात को गुस्सा नहीं। भाई मोबाइल साइलेंट पे लगा लें, कोई जरूरी काम है तो बिल्कुल। तो भाई आप ये साइन की सारी वैल्यूज एंड कॉस की सारी वैल्यूज, ये वैल्यूज याद करनी है प्री मेडिकल वालों को। याद से जरूर ये काम कर लीजिएगा। और अच्छा है, तो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो एंड पे अगर मैं फंसा, कहाँ पे? ऊपर, यहाँ पे तो कोई फंसा नहीं सकता। ऊपर फंसा तो मैं कॉस का मतलब से बोलूंगा, लमिया फरिश्तों को भेज के वीडियो मंगवा ले, मैंने तो बच्चों को बोला था, मैंने तो बच्चों को बोल दिया था। अब बच्चों की आगे मर्जी है, उन्होंने पढ़ा नहीं पढ़ा वो उनकी मर्जी है। तो भाई ये साइन और कॉस की वैल्यूज जो है, ये सब लोगों को याद होनी चाहिए। अच्छा, साइन एंगल कितना बना था? 90। और साइन 90 कितना होता है? 1 के बराबर। साइन 91, ठीक है। तो ये कितना बचा? साइन 91, तो 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी। तो 10 × 100 कितना हो गया? 1000। तो यहाँ पे जो वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1000 के बराबर, ठीक है। तो यही वैल्यू बताई थी, 100 बताया, 1000 बताया था। तो भाई ईएमएफ की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कितनी आ गई? 1000 वोल्ट्स के बराबर। बात क्लियर है भाई सब लोगों को? अच्छा, अब इसी तरह से जो नेक्स्ट है वो हमारा मेन टॉपिक है एसी जनरेटर का। एसी जनरेटर पढ़ा तो है ना थ्योरी में? ये इतने कम एम्पलीट्यूड इतना कम है हाँ बोलने का। क्लास में थ्योरी में एब्सेंट थे उस दिन, ये आए थे। हाँ ये सही है, मैं तो एब्सेंट था, ये आया था। पहले कुछ बेसिक छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिखते हैं एसी जनरेटर के बारे में, फिर उसके बाद इसकी डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि एसी जनरेटर में डायग्राम बनी हुई आती है। बहुत सारी तरह के एमसीक्यूज आते हैं एसी जनरेटर से। कभी ग्राफ बना आ गया, कभी एंगुलर डायग्राम्स बनी हुई आ गई, ठीक है। और डायग्राम के थ्रू तो ऐसा होता है, डायग्राम बनी हुई आई, अब उसमें कंपोनेंट मार्किंग हुई हुई है कि ये कंपोनेंट ए है, दूसरा कंपोनेंट बी है, तीसरा कंपोनेंट कोई सी है, चौथा कंपोनेंट डी है। अब उसमें कॉलम बने हुए हैं ना, कि ए के लिहाज से मार्क कर ए कौन सा था, बी कौन सा था, सी कौन सा था, डी कौन सा था। तो कंपोनेंट्स के नाम याद होने चाहिए। फंक्शन तो याद होने ही चाहिए सारे कंपोनेंट्स के, मगर नाम भी याद होना लाजमी है। एसी जनरेटर की पहले तो फर्स्ट पॉइंट में डेफिनेशन लिख देते हैं। डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? अ डिवाइस which is used to produce alternative current। फर्स्ट पॉइंट बना के लिखते हैं, a device which is used to produce alternative current। a device which is used to produce alternative current। छोड़ दो बुक को, छोड़ दो, बुक अच्छी है वैसे। कौन सी बुक है? बेहतरीन बुक है, मजेदार बुक। सेकंड पॉइंट लिखिएगा। अच्छा ये इसका एसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? मोशनल ईएमएफ। इट वर्क्स, सेकंड पॉइंट, it works on the principle of motional EMF। सेकंड पॉइंट, एसी जनरेटर की हेडिंग में सेकंड पॉइंट, it works on the principle of motional EMF। it works on the principle of motional EMF। और मोशनल ईएमएफ से जब ये रिलेटेड जो पॉइंट लिखा है ना, इसके आगे ब्रैकेट में इसका फॉर्मूला भी लिख दें, ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस वीबीएल साइन थीटा। सेकंड पॉइंट के आगे अगर जगह बची हुई है नीचे फॉर्मूला भी लिख दें कि भाई ईएमएफ का फॉर्मूला था इसमें, EMF is equals to minus VBL sin theta।
अच्छा, कौन सी एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है? मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में तो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन होता है। तो थर्ड पॉइंट के लिहाज से हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, ये तो सारे इसके बेसिक पॉइंट्स हो गए। बेसिक पॉइंट्स के बाद इसकी डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम के थ्रू आप डायग्राम साथ साथ बनाइएगा। सिर्फ डायग्राम में दिखा दूं डायग्राम ऐसी होती हो तो सर्च करके मैं भी दिखा दूंगा, मगर सर्च की गई देखी भी डायग्राम में कभी भी पॉइंट्स याद नहीं होंगे। तो भाई पॉइंट्स याद करना है, तो इसके लिए जरूरी है कि डायग्राम एक बहुत रफ सा स्केच बनाएंगे, जो कि थ्योरी के लिहाज से भी तो बनाना होता है। अगर एसी जनरेटर आया तो एग्जाम में भी तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी की प्रैक्टिस एक दफा कर लेते हैं साथ साथ, और फिर इसके पॉइंट्स भी लिख लेंगे। अच्छा, वर्बली ऐसे बता भी रहा हूँ ना, लिख नहीं रहा अभी। ये जो मैग्नेट्स हैं ये फील्ड मैग्नेट्स कहलाते हैं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं। एक साइड नॉट, एक साइड साथ। अच्छा, बीच में आप मैग्नेटिक फील्ड को शो करें नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ ही ट्रेवल कर रही है। अच्छा, फिर इसमें आगे क्या होता है, एक पूरी शाफ्ट, मतलब एक रॉड बना के बीच में रखी जाती है, और रॉड भी इस तरह की जिसका मिडल में से डायमीटर जो है वो कम होता है, सॉरी ज्यादा होता है, और एजेस से डायमीटर जो है वो कम होता है, ठीक है। ये डबल साइड जनरेटर हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। कॉर्नर से रॉड का डायमीटर कम, और मिडल से रॉड का डायमीटर ज्यादा। लाइक रोलिंग पिन। रोलिंग पिन, वो रोटी पकाने वाला बेलन नहीं होता इस तरह का, उस तरह का, बीच में से डायमीटर ज्यादा, कॉर्नर से डायमीटर कम। इसके ऊपर ही यहाँ पे पूरा कॉइल बांध देते हैं। ये पूरा रेक्टेंगुलर कॉइल है। हम्म। कॉर्नर्स में सस्पेंशन जब देना होगा तो बॉल बेयरिंग्स के थ्रू इसके यहाँ से सस्पेंड करेंगे। और बॉल बेयरिंग्स का काम क्या होता है? बॉल बेयरिंग देखे ना भाई सब लोगों ने? नहीं देखे? ऐसे सर्च करके देख लीजिएगा, या फिर किसने बॉल बेयरिंग नहीं देखे? देखे है ना सब लोगों ने बॉल बेयरिंग, सही है। आप लोगों ने नहीं देखे हो कोई मसला नहीं है, आप लोगों ने देखे ही होंगे। भाई बाइक पंचर हो गई, बाइक वाले के पास जाके जब टायर चेंज करा रहे हैं, ये सारे काम तो किए हैं ना, ठीक है। तो उससे भी क्या होता है, अंदर की तरफ बॉल बेयरिंग लगा हुआ होता है। फैन में भी बॉल बेयरिंग लगा होता है, स्पिनर आता था, फैशन था पहले, सही है, स्पिनर में भी गया तो छोटा सा बॉल बेयरिंग लगा हुआ होता था। तो बॉल बेयरिंग बेसिकली अब इस तरह की डिवाइस थी कि आउटर कवरिंग, इनर कवरिंग, और बीच में मेटल के बहुत सारे स्फीयर्स होते थे। और इसका सिर्फ काम क्या है कि अगर आप किसी रॉड को ऐसे फिक्स करके मूव कराएंगे तो क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी। बॉल बेयरिंग लगा दिया तो क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन होगी। तो स्लाइडिंग को रोलिंग में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब एनर्जी लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे बॉल बेयरिंग्स लगाते हैं। अभी तो थ्योरी का और भी एहतसाब होगा। डायग्राम कंप्लीट हो गई? नहीं, कुछ कमी रह गई ना? क्या? बस कुछ कम कम सा लग रहा है, कुछ दोस्त कम है। इधर मेटल के दो रिंग ऊपर दो रिंग नीचे इस्तेमाल होते हैं, स्लिप रिंग्स कहलाते हैं, स्लिप रिंग्स, ठीक है। और स्लिप रिंग से कनेक्ट करके यहाँ पे कुछ ब्रशेस लगाए हुए होते हैं, ये फिक्स हुए हुए होते हैं स्लिप रिंग से। और स्लिप रिंग मेटल के रिंग्स हैं जो कि रॉड के ऊपर एक चूड़ी या कड़े की तरह से जो है वो रॉड के ऊपर मूव कर रहे होते हैं। मतलब बीच में से रॉड मूव कर रही है, ये अपनी जगह पे फिक्स्ड होते हैं। दो कलेक्टर ब्रशेस या कार्बन ब्रशेस जो है वो यहाँ पे लगाए हैं।
ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, और ये वाला पॉइंट डी। कंपोनेंट्स के नाम: कंपोनेंट वन, कंपोनेंट टू, कंपोनेंट थ्री, कंपोनेंट फोर, कंपोनेंट फाइव एंड कंपोनेंट सिक्स। हो गए। वन बाय वन करके साइड पे, कंपोनेंट वन कौन सा होता है, कंपोनेंट टू कौन सा है, कंपोनेंट थ्री कौन सा है, फोर कौन सा है, फाइव, सिक्स, इनके नाम लिखे हैं अभी। हाँ। अच्छा, कंपोनेंट वन कौन सा था? कॉइल, कंडक्टिंग कॉइल या कॉइल, ठीक है। कंपोनेंट टू, इसको कंडक्टिंग शाफ्ट भी कहते हैं। शाफ्ट मतलब रॉड, या फिर बुक में इसको आर्मेचर भी लिखा जाता है। तो कंडक्टिंग शाफ्ट या आर्मेचर भी कहते हैं। ये डबल साइड जनरेटर भी होते हैं, सिंगल साइड भी होते हैं। अगर सिंगल साइड वाली जरा जनरेटर है, उसमें भी एक शाफ्ट होती है बीच में। डबल साइड जनरेटर है तो इसमें भी शाफ्ट जो है वो मौजूद है। थ्री, कंपोनेंट थ्री कौन सा था? बॉल बेयरिंग, कंपोनेंट थ्री बॉल बेयरिंग। कंपोनेंट फोर कौन सा? शाबाश, स्लिप रिंग्स। कंपोनेंट फाइव? शाबाश, कार्बन ब्रशेस, या इन्हें कलेक्टर ब्रशेस भी कहते हैं। कार्बन ब्रशेस या कलेक्टर ब्रशेस। और सिक्स क्या है? हाँ भाई, अब तो पता है ना ये कंपोनेंट सिक्स कौन सा था? फील्ड मैग्नेट, फील्ड मैग्नेट, ठीक है। अच्छा, पूरा फिनोमेना, पूरा प्रोसेस होता किस तरह से है? हमने यहाँ पे पहले लिखा है ना कि मोशनल ईएमएफ की बेस पे हो रहा है सारा काम। तो मोशनल ईएमएफ की बेस पे अगर हम कंडीशन बना भी रहे हैं तो क्या होता है, तो जनरेटर चलता है सेल्फ से। सेल्फ वाला जनरेटर था, बटन वाला जनरेटर था। 2 महीने 3 महीने गुजर गए थे, सर्दियों वाला टाइम था, जनरेटर चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड टाइम पे लाइट गई, जनरेटर चलाया, पता चला बैटरी बैठी हुई है, ठीक है। अगला स्टेप क्या करेंगे? खींच के चलाएंगे। उस टाइम पे क्या होता है, स्ट्रिंग भी टूट जाती है, क्योंकि जब बुराई आती है तो क्या होता है, रिकॉर्डिंग हो रही है, बता भी नहीं सकता। बुराई आती है ना तो एक साथ आती है। हाँ, बोलते हैं ना कि बुराई आती है ना तो इंसान ऊंट पे भी बैठा हुआ हो तब भी कुत्ता काट लेता है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। बहरहाल, स्ट्रिंग से अगर आप खींच रहे थे तो स्ट्रिंग यहाँ पे बंधी हुई थी। बनाइएगा नहीं डायग्राम में, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। इधर जो है वो उसका टी होल्ड था। यहां से इसको खींचा। जब इसको खींचा तो क्या होगा, पूरी रॉड घूमेगी। रॉड घूमने से क्या होगा, पूरा कॉइल घूमेगा। पहले कॉइल फील्ड से पैरेलल है, मैक्सिमम इसके अंदर लाइन ऑफ फोर्सेस पास कर रही है। जब ये कॉइल घूमेगा तो राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ से बाहर, लेफ्ट हैंड साइड नीचे की तरफ से बाहर। फ्लक्स मिनिमम हो गया, फिर मैक्सिमम हो गया, फिर मिनिमम हो गया। तो जब रॉड घूमती है तो क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स आता है। चेंज इन फ्लक्स की वजह से यहाँ पे कुछ ईएमएफ डेवलप होता है। और ईएमएफ जब डेवलप होगा तो कंडीशन किस तरह की होगी कि अगर ईएमएफ डेवलप हुआ तो ईएमएफ को डेवलप करके थोड़ा रोक देते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा भाई, ईएमएफ की जो मूवमेंट है सारी वो किस तरह से आती है, पहले ये जरा डिस्कस कर लें। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से पूछेंगे जो कि उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगी। ये जो ईएमएफ डेवलप होता है, ये ईएमएफ मूव करके आता है फ्रॉम कॉइल टू शाफ्ट। कॉइल से जनरेट होने के बाद किस में आता है, शाफ्ट में, मतलब रॉड में।
शाफ्ट में या रॉड में सीक्वेंस याद रखिएगा, इस तरह के भी एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं कि कंडक्टिंग कॉइल से निकल के शाफ्ट में आएगा, शाफ्ट से आएगा स्लिप रिंग्स में, और स्लिप रिंग से जाएगा कलेक्टर ब्रशेस में, और यहां से फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरफ ये जो है वो सप्लाई हो जाएगा। मतलब पहले कॉइल से शाफ्ट में, फिर स्लिप रिंग में, फिर कलेक्टर ब्रशेस में, देन उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरफ पूरा ट्रांसफर होगा। करंट की सीक्वेंस जो है वो यहाँ पे ये वाली बनेगी, ठीक है। मतलब अगर करंट डेवलप हो रहा है इस वाली साइड पे, तो ये वाला करंट आया पहले शाफ्ट में, शाफ्ट से गया स्लिप रिंग में, यहाँ पे कलेक्टर ब्रश से निकल के यहाँ से बाहर, जो बचा हुआ करंट था वो दूसरे वाले स्लिप रिंग में गया, कलेक्टर ब्रश से निकल के यहां से निकल के बाहर। इसी तरह से दूसरी साइड का करंट भी यहां से पूरा ट्रेवल करके बाहर जाएगा, और उसके बाद फिर दोनों करंट्स को मिला के हम किसी भी जगह पे सारा ऑल्टरनेटिव करंट जो है वो आगे सप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बहरहाल ये सारा करंट तो आगे सप्लाई होता रहेगा, मगर अब बात ये हो रही है कि ए टू बी और बी टू सी, अगर ईएमएफ, ये सॉरी, ए टू बी और सी टू डी, अगर ईएमएफ डेवलप हो रहा है तो ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेकंड लास्ट सीट जनाब। हाँ जनाब, जरा बताइएगा, ये ए टू बी करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपवर्ड होना चाहिए करंट का डायरेक्शन, या डाउनवर्ड होना चाहिए? डाउनवर्ड कैसे? मैंने सोचा आपको पता होगा, जब बातें बातें कर रहे हैं उन्हें क्या यार, चले अपवर्ड होगा। नहीं, अपवर्ड होगा कैसे? तुक्का लगाओ। सही। नहीं नहीं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। हाँ, ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल तो आप लोगों ने पढ़ा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है, ठीक है। इस रूल को हम जो है वो भी आगे अप्लाई करके देख रहे हैं कि भाई लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है। याद दिला रहा हूं, ये मिटा दूंगा कि अगर नॉर्थ ये पोल है, साउथ ये पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे था? टुवर्ड्स राइट। यहाँ पे ईएमएफ डेवलप हो रहा है, करंट डेवलप हो रहा है, करंट मूव करके जा रहा है अपवर्ड। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से तो हम ये मालूम करते थे कि भाई फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, और इसमें तरीका क्या था? फर्स्ट फिंगर किसके डायरेक्शन में होनी चाहिए? शाबाश। एफएम के लिहाज से फर्स्ट फिंगर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये प्लेसिंग है, और सेकंड फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट, ये प्लेसिंग है। और अगर फर्स्ट फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, सेकंड फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो थंब का जो डायरेक्शन होता है वो फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये इसकी फाइंडिंग है कि प्लेसिंग अगर नहीं है, फर्स्ट फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब का डायरेक्शन यहाँ पे इनटू द पेज है। देखिए बोर्ड पे अप्लाई करके देखिए, इनटू द पेज यहाँ पर इनटू द बोर्ड, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब का डायरेक्शन कैसे बन रहा है? इनटू द पेज, ठीक है। ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब हमें किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स का डायरेक्शन मालूम करना होता है, ठीक है। अभी भाई ने बोला कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करना है अब हमें यहाँ पे, ठीक है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास पूरी एक मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ एंड साउथ, जैसे अभी जनरेटर में बनी हुई थी, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ पूरी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई हुई है, राइटवर्ड पूरी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। यहां पे अब ये अप्लाई अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। ये इंडक्शन के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। यहां पे रखा हुआ एक कंडक्टर, एक वायर जिसमें करंट फ्लो का डायरेक्शन हमें फॉर एग्जांपल मालूम करना है। यहां पे एक वायर था, इस वायर को हम मूव कराएंगे, और वायर की मूवमेंट के लिहाज से देखेंगे कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा। वायर को मूव कराएंगे या तो इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज, क्योंकि राइट लेफ्ट मूव कराने से तो कुछ भी नहीं होगा ना। अगर इस वायर को रख के हम राइट लेफ्ट मूव करा रहे हैं तो चेंज इन फ्लक्स आ ही नहीं रहा। या तो अपवर्ड ले जाएं, या डाउनवर्ड ले जाएं, या इनटू द पेज ले जाएं, या आउट ऑफ द पेज ले जाएं, ठीक है। इनटू द पेज, आउट ऑफ द पेज के लिए लिहाज से एप्लीकेबल है, ठीक है। अब इसमें तरीका क्या है? राइट हैंड रूल में भी फर्स्ट फिंगर
सेकंड फिंगर, थंब, सबको 90-90 पे लाना है। राइट हैंड कौन सा है? पहले दिखाएं भाई, राइट हैंड कौन सा है? अप्लाई करके देखें, शर्माए नहीं, रूल अप्लाई करके देखें, ठीक है। सबको 90 पे रोके, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थंब, सबको 90-90 पे रोके लगे। प्रैक्टिस करें, एक दूसरे को ना देखें, मगर फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थंब, सबको 90-90 पे लाके 90 पे लाना, पूरा 90। नहीं, ये तो करना पड़ेगा, ऐसे तो बॉटल थोड़ी उठा रहे हैं, ठीक है। मतलब 90 पे लाने का मतलब, आप जितनी भी कोशिश करें बॉटल नहीं उठा सकते। अगर आप ऐसे 90 बना रहे हैं तो बॉटल उठ रही है ना, इसका मतलब 90 सही नहीं बन रहा। बेटे हम सब्जी थोड़ी खरीद रहे हैं बाजार में से यूं ही करके, ऐसे ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं है, ये प्रॉपर 90 है ऐसे। हाँ, थोड़ी देर तक रुके रहें, या फिर उसको ऐसे रख के ना थोड़ा बाहर चक्कर लगा के आ जाए, हवा से फ्री हो जाएगा, नहीं फिर ऐसे ही रह गए। इसमें फर्स्ट फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। थंब जो है वो इन अ डायरेक्शन ऑफ मोशन, थंब इन अ डायरेक्शन ऑफ मोशन, बिल्कुल ऐसे, थंब इन अ डायरेक्शन ऑफ मोशन। देन सेकंड फिंगर जो है वो करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, इन दोनों की प्लेसिंग है। देन सेकंड फिंगर यहां पे करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, ये इसकी फाइंडिंग है। इस डायग्राम पे अगर हम वायर को लेकर जा रहे हैं इन टू द पेज, वायर को लेकर जा रहे हैं अंदर की तरफ, मतलब इन टू द पेज, इसके लिए सर रूल अप्लाई करके देखें, करंट कैसे डेवलप होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड? कंफर्म, फर्स्ट फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रखिए रखिए फिंगर को ऐसे रखिए, सीधा सीधा आपकी तरफ जा रही है। हाँ, ज्यादा स्ट्रेच नहीं करी, यूं अजीब सा लग रहा है, ये बिल्कुल डायरेक्ट। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सीधे हाथ पे, सीधे हाथ पे, बराबर वालों की क्लास की तरफ इशारा करें, वही क्लास। हाँ भाई, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे बन गया। यार खतरनाक हो रहा है। शुरू से शुरू कर दो भाई, पहले सीधा हाथ बता। हाँ, सीधा हाथ कौन सा? फर्स्ट फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे रखे, फर्स्ट फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हम किसके डायरेक्शन में होना चाहिए? मोशन के डायरेक्शन में, ठीक है। थंब का डायरेक्शन इन अ डायरेक्शन ऑफ मोशन, थंब का डायरेक्शन इन अ डायरेक्शन ऑफ मोशन, सेकंड फिंगर का डायरेक्शन किधर बन रहा है? डाउनवर्ड, मतलब करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? डाउन, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट फिंगर आपने ऐसी रखी हुई और ये जो वायर है, ये वायर आउट ऑफ द पेज जा रहा है, तो ये ऐसे बाहर ले आएंगे इसको, फिर ऐसे रखना पड़ेगा। ये थंब का डायरेक्शन इन अ डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब बाहर की तरफ लेकर आ रहे हैं। सेकंड फिंगर का डायरेक्शन कैसे बन रहा है? अपवर्ड, यानी यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन है वो कैसे होना चाहिए? अपवर्ड होना चाहिए, तो ये दूसरों से दूर रखेंगे। तो भाई रूल कैसे अप्लाई करना है, बात समझ में आ रही है? इसलिए देख ले, ज्यादा बेहतर है। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, सेकंड ये थंब इन अ डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन सेकंड फिंगर जो है वो यहाँ पे करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो इधर करंट का डायरेक्शन जो है वो क्या होना चाहिए? डाउनवर्ड, ठीक है। अब जरा मेन डायग्राम पे अगर हम कंडीशन देख रहे हो, इधर तो करंट का डायरेक्शन हमने बना दिया, करंट का डायरेक्शन डाउन है, ठीक है। अब जब मेन डायग्राम हमारे पास थी, इस डायग्राम के लिहाज से अगर हम कहते हैं कि ए से बी वाली साइड जा रही है इनटू द पेज, ए से बी वाली साइड जा रही है इनटू द पेज, और सी से डी वाली साइड आ रही है आउट ऑफ द पेज, ठीक है। तो ए से बी कैसे था? इनटू द पेज था, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर ये थंब जो है वो इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन सेकंड फिंगर का डायरेक्शन डाउन बन रहा था, मतलब इस वाले वायर में ए टू बी वाली कंडीशन पे करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? डाउनवर्ड होना चाहिए, ठीक है। इस वाली कंडीशन पे मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी राइटवर्ड ही है, मैग्नेटिक फील्ड राइटवर्ड, ठीक है। यहाँ पे जो कॉइल की मूवमेंट है, एक साइड पे कॉइल जा रहा है इनटू द पेज, दूसरी साइड पे कैसे आ रहा होगा? आउट ऑफ द पेज। बात समझ में आ रही है?
कॉइल घूम रहा है तो भाई एक साइड से अगर इनटू द पेज गया तो दूसरी साइड से आउट ऑफ द पेज ही आएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर थंब का डायरेक्शन इन अ डायरेक्शन ऑफ मोशन है, यानी ये बार की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब है इसमें करंट का डायरेक्शन कैसे होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स ये राइट हैंड रूल को कैसे अप्लाई करना है, पूरी कंडीशन पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही अप्लाई होता है, जिसमें ए टू बी करंट का डायरेक्शन क्या बन रहा था, करंट का डायरेक्शन या तो डाउन होगा या अप होगा, क्या डायरेक्शन बन रहा था, डाउन। और सी टू डी करंट का डायरेक्शन कैसे बन रहा था, यहां पे अप, ठीक है। तो पूरा करंट इसी तरह से रिवॉल्व करता रहेगा, ये वाला करंट यहां से नीचे पहले कॉइल में आएगा, फिर कलेक्टर ब्रश के थ्रू निकल के बाहर की तरफ, इसी तरह से रिमेनिंग करंट दूसरे वाले स्लिप रिंग में आएगा, यहां से निकल के ये बाहर की तरफ, ऐसे ये वाला करंट सारा ऊपर की तरफ से ट्रांसफर होता रहेगा, जनरेटर घूमता रहेगा, और इसके थ्रू हम यहाँ पे ईएमएफ जो है, मतलब जो भी करंट डेवलप हो रहा है उस करंट को बाहर निकाल के यूटिलाइज करते रहेंगे, इस्तेमाल करते रहेंगे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा फैक्टर्स की तरफ आ जाते हैं। राइट हैंड रूल का अंदाजा हो गया ना कैसे अप्लाई करना है। राइट हैंड रूल में फर्स्ट फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन अ डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो फिर सेकंड फिंगर यहाँ पे करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देती है। मुश्किल नहीं है, आसान है, बस ये पता होना चाहिए राइट हैंड कौन सा है और 90 डिग्री कैसे बनता है। अच्छा भाई, अब कंपोनेंट्स के नाम तो लिख लिए, इसमें कुछ ईएमएफ डेवलप हो रहा है, ईएमएफ का फॉर्मूला नहीं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे ईएमएफ इन अ कॉइल, करंट इन अ कॉइल इंक्रीज हो सकता है। फॉर्मूला लिख दूंगा तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देख देख के फैक्टर बता देंगे, ये फैक्टर होता है, ये फैक्टर होता है। अब जरा सोचें कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू हम यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, लाजमी सी बात है। सिंगल कॉइल है, 10 वोल्ट का ईएमएफ डेवलप कर रहा है, डबल कॉइल होगा तो 20 वोल्ट का ईएमएफ डेवलप करेगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स कौन से, ये वाले रिवॉल्विंग नहीं, नंबर ऑफ लूप्स, इससे ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और मैग्नेटिक फील्ड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा उतना ज्यादा चेंज इन फ्लक्स आएगा। स्पीड ऑफ कॉइल वी भी लिख सकते हैं, या एंगुलर वेलोसिटी के लिए ओमेगा भी लिख सकते हैं। अच्छा, वी क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी है, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। कोई ऐसा रिलेशन जिसमें लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों आ जाए, कोई ऐसा रिलेशन जिसमें वी भी आता हो, फॉर्मूला जिसमें वी भी आता हो और ओमेगा भी आता हो। क्लास में फर्स्ट डे आज किस किस का है, पहले दिन सब आप आई भी है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही इसमें, आना भी चाहिए क्योंकि सब बराबर है यहाँ पे। थ्योरी वाली क्लास तो हमारी है नहीं कि टॉपिक से लिंक कर रहे हैं, ये तो सारी पढ़ी हुई चीजें, तो सब बराबर है। तो आप ही बताएं कि ये वी और ओमेगा का रिलेशन जो है वो क्या होता है। ठीक है भाई, देखिए सब बराबर है, ऐसे ही बोल देना सब बराबर है अच्छी बात थोड़ी होती, इसको प्रूफ करना होता है कि भाई सब बराबर है। कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें वी भी आता हो, ओमेगा भी आता हो। अब देखिए इसका ताल्लुक आ, आपके अमल से है, याददाश्त से है ना, याददाश्त का ताल्लुक अमल से है। तो अगर आपके अमाल अच्छे होंगे तो याददाश्त अच्छी होगी, याददाश्त अच्छी होगी तो याद आ जाएगा। ये तो फैक्ट है बिल्कुल कि हमारी याददाश्त का ताल्लुक हमारे अमालों से होता है। तो मैं तो इसलिए बहुत भूलता हूँ। हाँ भाई, रीचेक करें, पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ अमाल खराब हो रहे हैं। ढूंढे नहीं यार, ये बुक 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 में से नहीं ढूंढिएगा। नहीं, कोई ऐसा फॉर्मूला था जिससे वी भी आता है ओमेगा भी आता है, मैंने लिख भी दिया, सिर्फ एक ही चीज रह गई है बीच में, वी इज इक्वल्स टू डैश ओमेगा। हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश, बेहतरीन बेहतरीन। क्या बात, बेहतरीन हो गया बेहतरीन हो गया। अभी बड़े बच्चे बैठे वरना क्लैपिंग भी होनी चाहिए थी इस पर।
अच्छा भाई, v इज इक्वल टू आर एम आ गया, ये तो एक जनरल एक फॉर्मूला था। अच्छा, ये सारे फैक्टर्स हो गए। मेरे ख्याल में हाँ, लाइट नहीं आ गई, लाइट नहीं चली गई, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया। देखिए रोशनी तो आ रही है ना, सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं ना, नजर तो आ रहे हैं, इसका मतलब लाइट नहीं गई है, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया ना। मगर फिजिक्स क्लास की हद तक, क्लास के दरवाजे से बाहर निकल के बिल्कुल भी नहीं। जहाँ है बस वहां सब कुछ सोचे, बाहर निकल के पढ़ाई की बात नहीं, क्लास में आके दूसरी बात नहीं ये। हाँ, ये तो जरूरी है ना यार, लिंक जब तक नहीं करेंगे तो एप्टीट्यूड टेस्ट के सवाल कैसे होंगे। क्या करें, बोर्ड पे पढ़ाएंगे आगे, नहीं चलता, पढ़ना तो है। अच्छा भाई, एक फैक्टर तो हो गया था नंबर ऑफ टर्न्स का या नंबर ऑफ लूप्स का, एक फैक्टर हो गया था मैग्नेटिक इंडक्शन का, मतलब स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का। ऑन करिएगा। नेक्स्ट फैक्टर जो है, पावर का बटन। नेक्स्ट फैक्टर हो गया था स्पीड का, स्पीड ऑफ कॉइल का, जैसे हम वी भी कह सकते हैं, ओमेगा भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कोई और ऐसा मेथड जिससे हम ईएमएफ को बढ़ा सकें। ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन एंगल, ईएमएफ इज अ फंक्शन ऑफ एंगल। फंक्शन का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंसी है, एंगल पे डिपेंडेंसी है कि भाई एंगल जिस तरह का होगा उसके लिहाज से ईएमएफ जो है वो चेंज होगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला की हमने बात ही नहीं की, पहले से हम फैक्टर्स की बात कर रहे थे। अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला क्या था, ईएमएफ इज इक्वल्स टू एन ओमेगा ए बी साइन थीटा, सारे फैक्टर इन्वॉल्व हो गए, नंबर ऑफ टर्न्स, एंगुलर वेलोसिटी, एरिया एंड मैग्नेटिक इंडक्शन। नंबर ऑफ टर्न्स के साथ साथ एरिया का फैक्टर भी लिख लीजिएगा कि एरिया से भी जो ईएमएफ है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा कॉइल का एरिया होगा ईएमएफ भी हमेशा उतना ज्यादा डेवलप होगा, ठीक है। अब कॉइल रिवॉल्व कर रहा है ना सर्कुलर ट्रैक, और उसी की वजह से कंटिन्यूसली यहाँ पे जो है वो ईएमएफ डेवलप होता जा रहा है, ठीक है। अब सर्कल में मूव कर रहा है और ईएमएफ डेवलप हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग अगर डायग्राम्स बनी हुई हो, कॉइल कॉइल कैसे आएगा। पहले कॉइल फॉर एग्जांपल इधर है 90 डिग्री पे, या पहले 0 डिग्री पे। कॉइल को एक तरह का हम वेक्टर एरिया कंसीडर करते हैं, कॉइल एक तरह का वेक्टर एरिया है। मतलब कॉइल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें वेक्टर एरिया क्या होता है, जिसका डायरेक्शन सरफेस से परपेंडिकुलर है। मतलब कॉइल अगर ऐसे है तो एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और कॉइल का ये, कॉइल के लिहाज से वेक्टर एरिया वाइज डायरेक्शन सेम है, 0 डिग्री। कॉइल अगर ऐसे टर्न हो गया तो टर्निंग एंगल कितना हो गया, 90। कॉइल अगर ऐसे आ गया तो कितना हो जाएगा, 180। कॉइल अगर बिल्कुल बैक पे चला गया तो कवर्ड एंगल कितना हो गया, 270। और अगर कॉइल वापस आ गया तो पूरा कवर्ड एंगल कितना हो गया, 360 के बराबर हो गया, ठीक है। तो हर 90 पे इसकी डायग्राम को जो है वो हमें देखना चाहिए ड्रॉ करके कि भाई किधर ईएमएफ जो है वो यहाँ पे ज्यादा होगा या कहाँ पे ईएमएफ जो है वो कम होगा। अगर कॉइल पहले ऐसे था, एक साइड पे नॉर्थ पोल है, एक साइड पे साउथ पोल है, कॉइल पहले ऐसे है, एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री, ठीक है। फिर कॉइल टर्न होके इस तरह से आया, एंगल कितना बन गया, 90। कॉइल टर्न करके ऐसे चला गया, रिवर्स हो गया, तो रिवर्स पे एंगल कितना बन गया, 180। अभी एंगल लिख भी दूंगा, बस गौर से देखते रहिएगा। अगर कॉइल ये पूरा घूम के बैक पे चला गया तो इसका मतलब है 270। और अगर कॉइल मूव करके अपनी जगह पूरा वापस आ गया तो इसका मतलब है कवर्ड एंगल कितना हो गया, 360, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री बन रहा है, इधर 90 बन रहा है, इधर जो है वो एंगल कितना है, 180, इधर 270, इधर 360, ठीक है। अब इसमें अगर पॉइंट्स बनाते हैं कि पहला वाला पॉइंट ए है, फिर पॉइंट बी, फिर पॉइंट सी, डी और ई, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है मैक्सिमम ईएमएफ कहाँ कहाँ पे डेवलप होगा और मिनिमम ईएमएफ कहाँ कहाँ पे डेवलप होगा। सर ऐसे सवाल अगर पूछ लिया जाए तो इसके लिहाज से अंदाजा नहीं लगाना है,
हमें पूरा प्रॉपर जो है वो पता होना चाहिए इसके बारे में कि अगर हमने यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दी वाई एक्सेस में, जो एम्पलीट्यूड है वो बेसिकली ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है। वाई एक्सेस में एम्पलीट्यूड ईएमएफ को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यानी एसी जनरेटर का जब भी ग्राफ बनता है तो जो ग्राफ का एम्पलीट्यूड है वो ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे हो गया फॉर एग्जाम्पल +1, यहाँ पे हो गया -1, फॉरवर्ड +1, बिल्कुल बैकवर्ड -1, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360। अब साइन का ग्राफ बनाते हैं। ये तो आप लोगों ने थ्योरी में बनाया होगा ना भाई। साइन 0 कितना होता है? 0। पहला पॉइंट इधर ही आ गया। मतलब इस पोजीशन पे ईएमएफ कितना है? 0 है, ठीक है। फिर एंगल 90 बना था, साइन 90 कितना होता है? +1। मतलब ये पॉइंट इधर आ गया। साइन 180 कितना होता है? 0। साइन 270 -1, -1, एंड साइन 360 अगेन 0। यानी पूरा जो ग्राफ हमारे पास बनना चाहिए वो एक साइनोसाइडल वेव की तरह से, पूरा सा वेव की फॉर्म में ऐसा ग्राफ बनना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम ईएमएफ कहां पे डेवलप हो रहा है? एक तो 90 पे और 270 पे। मैक्सिमम ईएमएफ यहाँ पे ही है, तो पॉजिटिव है फॉरवर्ड है, नेगेटिव है बैकवर्ड है, मगर है मैक्सिमम। और मिनिमम कहां पे हो रहा है? 0 पे, 180 पे और 360 पे। 0, 180, 360, इस पे ईएमएफ मिनिमम है। और मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे आ रहा है, एक 90 पे, इधर मैक्स, इधर मैक्स। बाकी इधर भी मिनिमम है, इधर ही मिनिमम है, और इधर भी ईएमएफ जो है वो यहाँ पे मिनिमम डेवलप हो रहा है। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाए कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे मिनिमम, तो बता सकते हैं कि मैक्सिमम कहाँ पे होना चाहिए और मिनिमम ईएमएफ जो है वो किस जगह पे होना चाहिए, ठीक है। डायग्राम बना चुके भाई? डायग्राम बनानी है। टर्निंग के लिहाज से कहाँ पे ईएमएफ मैक्सिमम है, कहाँ पे मिनिमम है, इसको डायग्राम्स की फॉर्म में शो करना आना चाहिए। अच्छा, इसमें तो कुछ मैथमेटिकल लॉजिक्स वगैरह थी। इसके बाद एक सिंपल ऐसी चीज जिससे हम कह सकें कि भाई जिसमें कोई मैथमेटिकल लॉजिक्स नहीं है, सिंपल याद करने वाला काम है, और वो थ्योरी के लिहाज से है। ये कॉपी करने के साथ साथ साइड पे क्या एमसीक्यू लिखा हुआ है, ये एमसीक्यू भी कॉपी कर लीजिएगा। इसमें बताया गया कि बाय रिप्लेसिंग स्लिप रिंग। स्लिप रिंग कौन से होते थे पता है? वो जो मेटल के रिंग से हैं और पूरे मूव कर रहे होते थे ये रॉड के ऊपर। रॉड मूव कर रही है बीच में से, और स्लिप रिंग इसमें से करंट लेके आगे कलेक्टर ब्रशेस की तरफ सप्लाई करते थे, ठीक है। इनके बारे में बात हो रही है कि बाय रिप्लेसिंग स्लिप रिंग्स विद डैश वी कैन कन्वर्ट एसी जनरेटर इनटू डीसी जनरेटर। मतलब जनरेटर का बाकी स्ट्रक्चर सारा सेम होता है, सिर्फ स्लिप रिंग को चेंज करना है, किसी और डिवाइस से रिप्लेस करना है बेसिकली।
हम थ्योरी में डिटेल में नहीं जाएंगे कि कौन से पार्ट को क्यों रिप्लेस करते हैं, किस वजह। सिर्फ नाम याद होना चाहिए एप्टीट्यूड टेस्ट के लिहाज से, कि स्लिप रिंग को निकाल के क्या ऐसा लगा दें जिसकी वजह से ये पूरी डिवाइस कन्वर्ट हो जाए डीसी जनरेटर में। कम्यूटेटर, बेयरिंग्स, स्प्लिट रिंग या वायर। कम्यूटेटर। चले, एक आंसर आया कम्यूटेटर। हो सकता है आंसर गलत हो या सही हो, पता नहीं। हाँ भाई, बताएं तो कुछ। कुछ पढ़ा है कभी किसी ने इसके बारे में? जनरेटर के बारे में तो पढ़ा, एसी जनरेटर तो पढ़ा है ना। चलो, होता क्या है, इस रॉड का अगर हम क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाए, ये कॉपी कर चुके हैं, थोड़ा सा समझाते हैं। ये वाली साइड, इस वाली साइड को अगर हम थोड़ा डिटेल में जाके जो है वो डिस्कस करें, इसका एक साइड व्यू बना दे, मतलब इसका एक क्रॉस सेक्शनल व्यू बना दे। तो क्रॉस सेक्शनल व्यू इस तरह से बन रहा होता है कि भाई अब हमारे पास इधर जो है वो एक स्लिप रिंग लगा हुआ है। ये स्लिप रिंग है, ठीक है। स्लिप रिंग में ओके, स्लिप रिंग में इस जगह पे जो है वो यहाँ पे पूरा आर्मेचर है, मतलब पूरी रॉड जो है वो इस जगह पे लगी हुई है। ये इसका भी क्रॉस सेक्शनल व्यू बना हुआ है पूरा। मतलब ये पूरी रॉड इसके अंदर घूमती रहेगी। स्लिप रिंग कनेक्ट हुआ है आगे की तरफ कलेक्टर ब्रश से, यहाँ पे ये कलेक्टर ब्रश से पूरा वेल्डेड भी है, यहाँ से पूरा वेल्ड हुआ है, एक वायर दिया हुआ है। अब ये जब पूरा घूमेगा इन अ सर्कुलर ट्रैक, तो सर्कुलर ट्रैक में घूमने से क्या होगा, अभी हमने ग्राफ में देखा था कि 0 से 180 जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव करंट होता है। ग्राफ के अकॉर्डिंग जरा सोचें, 0 से 180 पॉजिटिव, और 180 से 360 ग्राफ नीचे जा रहा था, मतलब नेगेटिव करंट होता है। तो ये जब ये पूरा घूमेगा तो यहां से 0 से 180 वाला पॉजिटिव करंट, 180 से 360 वाला नेगेटिव करंट, ये सारा पॉजिटिव नेगेटिव करंट जो है यहां से ट्रेवल करता हुआ ऑल्टरनेटिव करंट की फॉर्म में निकल के बाहर की तरफ जा रहा होगा। 0 से 180, 180 से 360 पूरा करंट निकल के बाहर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जितना भी करंट था, ठीक है। ये जो डिवाइस लगी हुई थी ना, ये कौन सी थी, स्लिप रिंग थी। सिर्फ करते क्या, स्लिप रिंग को हटा के इसकी जगह स्प्लिट रिंग लगा देते हैं। डी शेप के रिंग्स होते हैं, दो रिंग्स होते हैं जिनको स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स कहते हैं। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स, ठीक है। स्प्लिट रिंग्स का काम क्या है, ये डी शेप के दो रिंग्स हैं। एक रिंग ये रहा, एक रिंग जो है वो ये रहा, ठीक है। इससे लगाने से फायदा क्या होता है कि ये 0 से 360 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वैसे एप्टीट्यूड में हम इतना पढ़ते नहीं है। बस ये जो डी शेप के रिंग्स हैं ये कहलाते हैं बेसिकली स्प्लिट रिंग्स। ऐसी बता रहा हूं कि भाई अगर फॉर एग्जांपल इसमें देखा जाए ना, तो 0 से 180 इधर, और नीचे वाला जो करंट है, नीचे भी 0 से 180 इधर, जब ये घूमेगा तो ऊपर से 0 से 180 का करंट राइट जाएगा, और नीचे वाला भी 0 से 180 का करंट। इससे बस फायदा क्या होता है कि दो साइड से कनेक्शन देने से सिर्फ ये एडवांटेज है कि 0 से 360 का पार्ट डिवाइड हो जाएगा दो अलग अलग हिस्सों में। जब ये घूमेगा तो 0 से 180 वाला करंट राइट जाएगा, और नीचे वाला भी 0 से 180 का करंट जो है वो लेफ्ट जाएगा। अब ये 0 से 180 वाला पॉजिटिव करंट यहां से ट्रेवल करके ऊपर की तरफ जा रहा है, और नीचे की तरफ भी देखा जाए तो भाई 0 से 180 वाला करंट है इधर भी, ये भी पॉजिटिव करंट है, ये मूव करके यहाँ पे लेफ्ट जा रहा है। फिर यहां से इसको कनेक्शन देके मिलाते हैं, और मिला के फिर ये सारा जो भी डायरेक्ट करंट होता है, ये सारा डायरेक्ट करंट आगे ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। बहरहाल मैकेनिज्म हमसे कोई नहीं पूछता भाई एप्टीट्यूड में। एप्टीट्यूड में बस रिप्लेसिंग पार्ट पता होना चाहिए कि अगर स्लिप रिंग को हटा के हम स्प्लिट रिंग्स लगा दें तो फिर ये एसी जनरेटर पूरा डीसी जनरेटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में कन्वर्ट करने के लिए स्लिप रिंग को हटा के इसकी जगह में स्प्लिट रिंग लगाने पड़ते हैं। मतलब आंसर जो है वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्प्लिट रिंग्स।
आखिरी बात बता दें आज के लिहाज से, फिर क्लास खत्म करते हैं। जनरेटर का काम क्या है? जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है? मतलब ये सवाल नहीं था, सवाल अभी आएगा। जनरेटर की ऑपोजिट डिवाइस कौन सी है? शाबाश। जनरेटर की ऑपोजिट डिवाइस जो है वो कौन सी है? मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर भी कौन सी? डीसी मोटर है, एसी मोटर, मोटर सब है। मगर हम नॉर्मली अपने सिलेबस के लिहाज से डीसी मोटर देखते हैं। और डीसी मोटर का सिर्फ स्ट्रक्चर, सिर्फ एमसीक्यूज के लिए है कि भाई अगर डीसी मोटर है तो डीसी मोटर का काम क्या है? कि एक ऐसी डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल वर्क में। कभी मोटर देखी है? फैन में हर जगह पे मोटर ही तो होती है सारी लगी हुई। एसी मोटर लगी हुई, डीसी मोटर तकरीबन एक जैसी होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो नॉर्मली नहीं होता था पहले, जो है वो बचपन में कोई कार है रिमोट वाली है समथिंग सेल वाली, पहले उससे खेलते रहे, थोड़े दिन में दिल भर गया, उस कार को तोड़ के मोटर निकाल ली उसमें से, ठीक है? फिर मोटर में कनेक्शन देके ना बैटरी से, उससे खेलते रहे, फिर उससे भी दिल भर गया। फिर क्या होता था, मोटर को तोड़ के उसमें से मैग्नेट निकालते थे, ठीक है? तो उसमें भी देखे ना तो राइट पे लेफ्ट पे मैग्नेट्स लगे हुए होते हैं, बीच में पूरा कॉइल होता है। और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब पूरा कॉइल है तो ये करंट की वजह से पूरा कॉइल घूमता है, जैसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो रही होती है। एक साइड नॉर्थ, एक साइड साउथ, यहाँ पे पूरा कॉइल है। ऐसे ही सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। करंट सप्लाई किया, यहाँ से करंट ऊपर गया, यहाँ से करंट नीचे आया, सेम कंडीशन बन गई। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे इसमें इस तरह के कनेक्टर्स भी लगाए हुए होते हैं। बहरहाल हमें बहुत डिटेल में इसको लेके नहीं जाना होता। इधर एक डिवाइस लगाई हुई होती है, ये यहाँ पे करंट सोर्स है। ये डिवाइस क्या है? ये डिवाइस ऐसे बना लें, ये ऐसे बना लें, रियोस्टेट है, ठीक है? रियोस्टेट से हम करंट चेंज करते हैं। करंट चेंज की वजह से जो है यहाँ पे फोर्स चेंज होती है, क्योंकि फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर का फॉर्मूला था F इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। और यहाँ पे तो पूरा टर्निंग इफेक्ट डेवलप होगा ना, वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के लिहाज से। फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थंब, लेफ्ट हैंड साइड से कॉइल जाएगा इनटू द पेज, राइट हैंड साइड से कॉइल आएगा आउट ऑफ द पेज, पूरा घूमेगा सर्कुलर ट्रैक में। और इससे टॉर्क डेवलप होगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? NI/VA कॉस अल्फा, ठीक है? तो जनरेटर की ऑपोजिट डिवाइस कौन सी है? मोटर। और मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में सिंपली कन्वर्ट करती है। इसके बारे में बस इतना पता होना चाहिए, बाकी एसी जनरेटर इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसके बारे में डिटेल पूरी पता होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, कमिंग क्लास के लिए हमने ट्रांसफार्मर तो पढ़ लिया था ना? हमने कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एमसीक्यूज वगैरह किए? नहीं, बेहतरीन हो गया। कमिंग क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एप्टीट्यूड के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पढ़कर आइए। कमिंग क्लास में हम स्टार्टिंग के कुछ सवाल मैं कराऊंगा, फिर बाकी सवाल आप लोग खुद करें, ठीक है? इंशाल्लाह कमिंग क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह।